आदाब, मैं हूँ वसतुल्ला ख़ान, मेरे साथ हैं ज़रार खोड़ो। ये है ज़रा हट के। आज जुमा है, आपकी कॉलों का दिन है। होता तो यही है कि हम शुरू में ही कॉल्स ले लेते हैं, लेकिन आज 3 ऐसी बड़ी ख़बरें आई हैं 3 शहरों से कि उनका थोड़ा सा जिक्र करना बनता है। आज 27वां रोज़ा है। आम तौर से बचपन से हमें पढ़ाया जाता है दीनियात की तमाम किताबों में भी और जुमे के खुतबात में भी कि रमज़ान अमन का महीना है। उस मौके पे जो उस ज़माने के थे 1400 साल पहले के कबाइल, वो भी हथियार रख देते थे कि भाई ये महीना खैरियत से गुजर जाए, उसके बाद देखेंगे। लेकिन अब जाहिर है कि जो दुनिया आगे बढ़ गई, दुनिया आगे बढ़ गई है और रमज़ान होगा मुतबर्रिक, लेकिन उसका नतीजा ये निकल रहा है कि सबसे पहले आज कोयटा में वारदात हुई। गुलिस्तान रोड शोहदा चौक पे आईजी एहसान महबूब के दफ्तर के बाहर 7 पुलिस वालों समेत 13 लोग, राहगीर, शहरी जो भी कह लें, शहीद हुए, 20 ज़ख्मी हुए हैं। 75 किलोग्राम बारूद का अंदाज़ा है कि वो इस्तेमाल हुआ है। अनवारुल हक साहब जो तर्जुमान हैं बलूचिस्तान हुकूमत के, उन्होंने धमाके के फ़ौरन बाद कहा कि जी भारत का हाथ है। अच्छा, यहाँ भी कोयटा में भी आपको पता है हस्ब रिवायत चेक पोस्टें वगैरह ठीक ठाक हैं। 8 अगस्त 2016 का वहाँ धमाका भी हो गया था। कोयटा जनरल हॉस्पिटल में 70 से ज़्यादा लोग हलाक हुए थे। उसके बाद आप जितना भी कर लें, मच्छरदानी लगा लें तो एक आध मच्छर जो है ज़ाहिर है घुस जाता है। दूसरा बड़ा जो धमाका है वो, बल्कि 2 धमाके पारा चनार तूरी मार्केट टोल अड्डा पे हुए। 25 हलाक अब तक तस्दीक हो चुकी है। ख़दशा है कि तादाद में इजाफा हो सकता है, इसलिए कि जो 100 लोग ज़ख्मी हैं, 100 से ज़्यादा लोग, उनमें से कुछ खासे ज़ख्मी हैं। अस्पताल का जो इंचार्ज है उसने मदद मांगी है, इसलिए कि इतनी कैजुअल्टीज़ हैंडल करने का उस अस्पताल में तो कम से कम दम नहीं है। बिल्कुल। ये तीसरा इस तरह का हमला है पारा चिनार में। इस साल एक जनवरी में हुआ था, एक मार्च में हुआ था, सब्जी मंडी में हुआ था। जनवरी के बाद के हमले के बाद दी न्यूज़ में अपने अस्पताल की बात की तो एक बहुत तफसीली रिपोर्ट थी कि वहाँ पे अस्पतालों का क्या हाल है। तो 3 हुकूमती अस्पताल हैं और फिर अदर प्राइवेट क्लिनिक्स हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और उस वक्त भी मतलब जितनी कैजुअलिटीज़ थी तो हॉस्पिटल कोप नहीं कर रहा था। 2-2, 3-3 लोग एक बिस्तर पर थे। उस वक्त भी अपील की थी कि जी इनको प्लीज़ एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। और जो हमारे यहाँ पर जो ऑन रिकॉर्ड मुलाजिम है लेकिन असल दर हकीकत वो कहीं और कर रहे हैं, इनको भी वापस लगाएंगे। इसके बारे में कुछ किया गया है, नहीं किया गया, मुझे नहीं पता। हाँ, मुश्किल है क्योंकि अगर इतने हमलों के बाद भी और हर जगह चेक पोस्ट्स और एफसी की भारी नफरी के बाद भी, मिलिट्री और पैरामिलिट्री दोनों हैं, अगर इतनी सिक्योरिटी के बाद भी इस तरह के हमले हो सकते हैं तो हॉस्पिटल का क्या होगा। और तीसरा बड़ा हमला जो है कराची में हुआ है, साइट एरिया में सीमेंस चौरंगी है, उसके नज़दीक इफ्तार जो कि सबसे वल्नरेबल वक्त होता है कि हर आदमी जो है वो उसकी तवज्जो एक ही तरफ होती है कि रोज़ा खोल ले, गार्ड डाउन। तो वहाँ जो 3 मोटरसाइकिल सवार थे, उन्होंने जो 4 पुलिस वाले इफ्तारी कर रहे थे, ASI मोहम्मद यूसुफ, कांस्टेबल शब्बीर, कांस्टेबल खालिद और कांस्टेबल इसरार, उनको गोलियां मार के शहीद कर दिया। मुझे याद आया मैरियट इस्लामाबाद का जो है होटल ब्लास्ट एंड इफ्तार के वक्त, जबकि तमाम गार्ड्स, अच्छा उसके बाद एक SOP भी जारी हुआ था कि भाई सारे गार्ड्स जो है ना ऐसे करें, कुछ जो है पीछे रहें, वो रहें, खजूर वजूर खा लें, जब दूसरे इफ्तारी से फारिग हो जाए तो वो आ जाए। लेकिन जाहिर है कि वो याददाश्त के भी मसाइल हैं और डिसिप्लिन के भी मसाइल हैं। और ये तो रोड साइड कैफेटेरिया पे थे ना सर। हाँ, कौन इनका पैरा करेगा। हाँ, मुझे अचानक याद आया कि जहाँ गार्ड्स इवन होते भी हैं वहाँ पे रमज़ान में देखते होंगे कि वो उसमें लगे हुए होते हैं। अच्छा, रमज़ान और ईद पे बेसिकली सॉफ्ट टारगेट्स हैं। सॉफ्ट टारगेट्स हर जगह। ईद की ख़रीदारी के लिए बच्चे, औरतें, मर्द निकले हुए हैं। अगर आपको शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा हलाक करना है बहुत आसान, तो रमज़ान जो है एक आइडियल है और ईद के मौके पे 10 दिन जो हैं वो बहुत ही आइडियल हैं। तो इस लिहाज से आज जो 27 रमज़ान मुबारक है, पाकिस्तान में 42 अफराद के दहशतगर्दी में जाँ बहक होने की तस्दीक हो चुकी है। इस पर मज़ीद गुफ्तगू बीच बीच में करते रहेंगे। जी हुमा साहिबा हैं कराची से। जी हुमा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। मैं इन तमाम लोगों के गम में दुख में बराबर की शरीक हूँ जिनको ये सब नुकसान पहुँचा और इस मौके के ऊपर तकलीफ से बेहाल होना पड़ा। मेरा सवाल आपसे ये है, शुरू होता है बल्कि मेरा सवाल, एक शेर पढ़ूंगी मैं। न दुआ मिले न दवा मिले,
न दुआ मिले न दवा मिले, तेरे दिल में दर्द उठा करे, तू जो मौत की करे आरज़ू, तेरी उम्र और दराज हो। ये मेरा के इलेक्ट्रिक वाटर बोर्ड और इन तमाम लोगों के लिए जो इंसानों को तकलीफ पहुंचा है किसी भी शक्ल में। इनमें से कोई स्पोक्समैन कभी भी सामने नहीं आता, ना के इलेक्ट्रिक का ना वाटर बोर्ड का, जो आके लोगों को ये बताए कि ये सब इस रमजान के महीने में या आम हालात में इन 3 करोड़ लोगों के लिए ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है। कोई ऐसा अरबाब इख्तियार का फर्द नहीं है जो सामने आए और आके इन तमाम चीजों को एक्सप्लेन करे, डिफाइन करे, तफसील से बयान करे कि ऐसे क्या वजूहात है। हुमा ये बताइए, आपने जो 3 करोड़ कहा तो बाकी 17 करोड़ के साथ क्या बाकी हो रहा है? उनका जिक्र मैं क्या जानूं, इसलिए कि मैं अपने बराबर वाले के बारे में नहीं जान पाती प्रॉपर। सही बात है, अपनी तकलीफ को बता रही हूँ। बिल्कुल सही। और आप मुझे बताइए, हम जब खुद उस तकलीफ से गुजरेंगे तब हमें पता चलता है कि हाँ दूसरे की तकलीफ क्या होती है। अच्छा, आप मुझे बताइए, आपने बात की 22 करोड़ इंसान जो है, इनको ये एक दफा नल में या जहर डाल के क्यों नहीं दे देते पानी में, ताकि ये सब लोग एक साथ मर जाएं। बहुत ज्यादा जहर की जरूरत पड़ेगी इन सब लोगों को। क्यों वो जी बस जहर जब इंपोर्ट करेंगे ना तो उसमें भी फिर धांधली होगी, उसमें भी किकबैक्स होंगे, और वो जहर इतने मिलावट वाला जहर होगा कि आपका पेट खराब हो जाएगा, मरेंगे नहीं तो मतलब मजीद अजियत होगी। जहर की दुआ ना करें। मुझे बताइए इसका क्या इलाज है? इलाज नहीं है इसका, कोई इलाज नहीं है इन सब चीज का। अभी तो आपने इलाज तजवीज किया था। तो इलाज तो वही है, लेकिन इसके अलावा भी कोई हल नहीं है। आप मुझे बताइए, कोई है ऐसा शख्स इन अरबाब इख्तियार को 2 कमरों के तारीख फ्लैट में जिसमें एक खिड़की हो और एक कंटेनर में पानी उसमें डाल के 20 दिन के लिए छोड़ दें, फिर आपको पता चलेगा कि इनकी जिंदगी कैसे गुजरती है। नहीं, ये अगर ये किया ना तो फिर कोई ना कोई हल आई एम श्योर निकाल लेंगे। लेकिन ऐसा होगा, पब्लिक को जीआईटी ना बनानी पड़ेगी। जी, थैंक यू सो मच फॉर दैट। इसी चीज का खतरा है। तवज्जो दिलाने का बहुत शुक्रिया आपका। वो और एक जुनून का एक गाना है, वो भी सुन लीजिएगा, साबिर जफर का, चैन एक पल नहीं और कोई हल नहीं। नवीदुल हक साहब है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज 3 वाकयात आपने बताए हैं, इसके अलावा एक वाकया और भी हुआ है कोयटा के अंदर ही। जी बिल्कुल। किसी एमपीए साहब ने जी, तो उस पर एक शेर मुझे याद आया, तो इजाजत हो तो मैं सुना दूं सर? इजाजत जी फरमाएं। कुत्ते ने कहा दूसरे कुत्ते से, अबे भाग जा वरना इंसान की मौत मारा जाएगा। वाह 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 वाह। कुछ ऐसे ही हालात है शहर के, इस मुल्क के, इंसान जानवरों से बदतर हालात के अंदर मर रहे हैं और हमारे हुक्मरान सिर्फ और सिर्फ मजम्मत और शदीद मजम्मत के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है जी। और वो जो जिम्मेवारी वाले हमारे शख्स हैं वो पता नहीं किधर है। उनको पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया में सिवाय एक चीज के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा हूँ। वो मैं नाम नहीं लूंगा आप लोग को, वरना लाइन ड्रॉप हो जाती है, तो छोड़ दो उस चीज को। जब इतनी बातें कर दी है तो ये भी कर दें। कर ही दे सर, लाइन ड्रॉप हो गई तो हो गई। ठीक है सर। अल्ताफ हुसैन के अलावा उनको कुछ नजर आता है सर? अच्छा ठीक है। सोशल मीडिया नजर आता है, सोशल मीडिया में नजर आता है सर, हमेशा सोशल मीडिया में बात करते हैं। अच्छा, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट नवीदुल हक साहब। यार आपके पास ये स्टोरी तो है ना? ये स्टोरी है और अगेन पहले ये स्टोरीज आई थी, आजकल जैसे एक रिवाज है कि पहले ये सोशल मीडिया पर स्टोरी को देखा, उसमें लिखा हुआ था जस्टिस फॉर पुलिस सार्जेंट है हाजी अताउल्लाह साहब, जो उस वक्त ट्रैफिक पुलिस के नहीं है लेकिन उस वक्त ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी कर रहे थे। फुटेज आपने देखी है, हमने भी शो से पहले देखी है। एसयूवी आती है, स्पीड में आती है। एक तो चीज़ होती है कि आपने देख लिया, आपने ब्रेक मारने की कोशिश की, आपसे ब्रेक नहीं लगी। यहाँ तो ऐसे लग रहा है कि अगर ये बदकिस्मत हाजी अताउल्लाह साहब रास्ते में नहीं होते तो ये तो डायरेक्ट दूसरी गाड़ी को, लेकिन किसी ना किसी को तो आज मरना था इस गाड़ी से, किसी ना किसी ने मरना था। सामने कुछ और भी आ रहा, इनका नाम लिखा हुआ था। अच्छा, अब ये गाड़ी है अब्दुल मजीद खान अचकजाई की, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के एमपी हैं, राइट। उनका मैं बीपर सुन रहा था जियो पर, इसके बाद तो उनसे बात की। अच्छा, जो FIR काटी गई है वो नामालूम अफराद के खिलाफ जाहिर है सर, हमें तो नहीं पता। वो तो पहले तो ये भी नहीं हो रहा था कि जी ये है ही नहीं, वो डिनाइल में थी, लेकिन फिर वीडियो आ गई। उनका ड्राइवर भी नामालूम होगा, सब नामालूम है, शायद उनका पहला नाम ही नामालूम है। हाँ। उसके बाद फिर ये जियो पर इनका बीपर सुना तो कम से कम वो ये कहते हैं कि जी मैं पूरी जिम्मेदारी कबूल करता हूँ, आप मुझे ही रिस्पॉन्सिबल रखें इसका।
फिर बार बार उनसे पूछा वो थे ड्राइविंग सीट पे। अच्छा हाँ, ये जो सवाल है ना, इसका कोई जवाब नहीं है, बिकॉज उनसे बार बार पूछा गया कि आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं किसी अपने गार्ड या किसी ड्राइवर को इसमें नहीं फंसाने के चक्कर में हूं, तो क्या आप ही गाड़ी चला रहे थे? वो टालते गए। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का सर, जहां तक एक सेकंड मैं आपको बताता हूं जी, ट्रैफिक एसएसपी ट्रैफिक नजीर खुद साहब का कहना है कि मजीद अचकजही ही गाड़ी चला रहे थे। जी। ये मैंने पढ़ा है एक्सप्रेस ट्रिब्यून की स्टोरी में। अब महमूद खान अचकजई साहब और आपके जो ब्रदर हैं गवर्नर बलूचिस्तान अचकजई साहब, देख लें, कुछ कर लें। मैं वो बताया तो होगा क्या? बड़ा नहीं मत बताओ यार। हाँ? मत बताओ। सभी पैसे दे देंगे उनको इनके शहीद के फैमिली को बता दिया जाएगा कि जी अगर आपने कोर्ट में केस लड़ना है तो आपकी अगली 4 पुश्तें लड़ती रहेंगी, इससे बेहतर है कि कुछ पैसे ले। अविनाश साहब हैं मुंबई से, पिछले हफ्ते भी जो आए थे। ओके जी, लाइन पे हैं आप? नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जरार साहब। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? एक अभी जो आपने जो 3 चीजें बताई, जो हुई कोटा में हुई, कराची में हुई, जी। उसके लिए मुझे डिफरेंट सब्जेक्ट पे बात करनी थी, लेकिन मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट चेंज कर देता हूँ जी। ठीक है। मुझे GIT के हवाले से एक बात करनी थी जी कि सर जी जिस तरह से अभी ये जो डेवलपमेंट हुए लास्ट रिसेंट वीक में, तो एक तो नवाज शरीफ वैसे भी उनका क्या होगा वो तो अभी खैर अभी अदालत के हाथ में है, वो डिसाइड करेंगे जी। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसका जो सबसे ज्यादा जो बेनिफिट मिलने वाला है वो PTI को मिलने वाला है, क्योंकि उन्होंने ये सारा माजरा खड़ा किया। तो मेरा सवाल है कि क्या PTI भी इस काबिल है कि ये जो अभी जो मसाइल है पाकिस्तान में, तो सारे मसाइल को हैंडल करने की काबिलियत है? बस ठीक है। ये दो सवाल हो गए। या क्या बेनिफिट PTI को मिलने वाला है, और अगर मिलने वाला है तो फैसला क्या आता है? हाँ, ये देखें, हमारे अंदरूनी मामला में भारतीय मुदाफ़ा मैं देख रहा हूँ बड़ी कड़ी नजर है अविनाश साहब की, और मुझे लगता है इनके पास कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन है जरूर। तो आप बताएं अविनाश साहब को मुतमईन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1, हाँ, ये तो वक्त ही बताएगा। अच्छा ठीक है। हाँ। और फैसला कहाँ आता है ये तो हम ऑब्वियसली हम नहीं कह सकते, हमें नहीं पता। दूसरा था कि क्या ये संभाल सकते हैं? हाँ। इतने मसले कोई भी संभाल ले या ना संभाल ले, आई थिंक खुल के बात करो। नहीं, आई डोंट नो यार, बिकॉज ये देखिए कि सिर्फ सिविलियन लीडरशिप के हाथ में तो काम नहीं है ना सर। हाँ। पूरी रियासत की तमाम इदारों को मिलकर इस पे काम करना है, जो हमने अभी तक इसकी कोई झलक नहीं दी। असल में अविनाश जी, मैं थोड़ा गोल कर रहा हूँ। अविनाश जी, मैं गोल कर रहा हूँ। मजबूरी समझने की कोशिश करें। ये अजीब जो है गुर्दम में है, ये कहना ये चाह रहे हैं कि ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब आपकी कॉल अच्छी खासी महंगी थी और जवाब आपको ये मिला। सॉरी, कभी-कभी जो मनी इज वर्थ। अविनाश साहब, अब फिलहाल ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। और अब हम बात करेंगे हमारे मोस्ट रेगुलर कॉलर बटा शायर कामरान अली साहब नवाब शाह से। वालेकुम सलाम कामरान साहब। वालेकुम सलाम जी। सेंचुरी उसकी बनी तो लोग बोले फखरे पाकिस्तान, तेरी इन 100 रन ने तो इंडिया को मारा है। एक बड़ी भी सुनकर कहने लगी, मर्द जो 100 रन करे वो तो बड़ा आवारा है। वाह वाह। पाकिस्तान बने 70 साल गुजर चुके हैं और आज भी हम सिंध और बलूचिस्तान एहसास महरूमी का शिकार हैं, और दहशतगर्दों को अपने मजमूम अज़ाइम पूरा करने के लिए सहूलतकार बड़ी बआसानी दस्तयाब हो जाते हैं, जिससे वो मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। इस पर मैं पंजाब पुलिस को और इंटेलिजेंस एजेंसीज को जो पंजाब के अंदर ऑपरेट कर रही हैं उनको खराजी तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने बड़ा अच्छा कंट्रोल किया हुआ है। बेहतरीन। अच्छा ठीक है जी, कमेंट है? हाँ कमेंट है, बिल्कुल है। और किसी हद तक ठीक भी। मोहम्मद दीन साहब हैं घोटकी से। जी दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, हम पाकिस्तानी कौम है, हम जिंदा दिल कौम है, हमें घबराना नहीं चाहिए। हमारे सियासतदानों को सिर्फ ये चाहिए कि आपस में ये जो इख्तलाफात है उसको हट के कौमी सलामियत के लिए, पाकिस्तान के लिए मुत्तहद हो जाए। हम इन 10 केसों से नहीं डरते। मैं घोटकी से ताल्लुक रखता हूँ,
मैं कसम खा के कहता हूँ कि हमारी आर्मी और हमारे आर्मी चीफ में वो ताकत मौजूद है ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमें आपस में मुत्तहद रहना चाहिए। इंशाल्लाह 27 की रात है, माह रमजान है, उसकी दुआ से हमें यकीन है अपने मुसलमान होने पे हम इन जलीलों को, दहशतगर्दों को इंशाल्लाह मार देंगे और मुत्तहद रहें और परेशान ना हो। आमीन सर, आमीन। आज ISPR की तरफ से आया भी है, वो जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है वो तेज़ कर दिए गए हैं ताकि ईद पे कुछ ऐसा ना हो जो आज हुआ है। कमर अब्बास साहब है कराची से। हेलो, है या नहीं है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, डॉक्टर इमरान नासिर है हमारे साथ रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं अभी सुन रहा था बॉम्बे से जो कॉल थी, मुंबई से जो कॉल थी। हाँ जी, अविनाश जी। वो आपसे सोल्यूशन पूछ रहे थे। तो यार इतने बड़े प्रॉब्लम है हमारे पास। हमारे जो फ्यूडल जो पॉलिटिक्स ऑन करते हैं, जो रूल करते हैं हमें, मतलब वो अभी तक तो वही सीधा नहीं हुआ। तो ये तो इतना बड़ा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है कि जो जब तक ये सीधा नहीं होगा तो बाकी कुछ भी नहीं होने लगा, है ना? सर, देयर आर नो इजी सॉल्यूशंस। आप डॉक्टर हैं, आप पैथोलॉजी समझते हैं। हम ऐसे हैं कि मल्टीपल इन्फेक्शंस है, हो सकता है कि कैंसर भी हो, और हम कभी कभी समझते हैं कि 2 पैराडोल खा के अगर दर्द चली गई तो इलाज भी हो गया। ऐसा नहीं है। बहुत लंबी ऑपरेशन है सर, कीमोथेरेपी की भी ज़रूरत है, बीच में लगेगा कि आप मरने वाले हैं, लेकिन आखिरकार इंशाल्लाह अगर हमारे में इतनी कुव्वत हो, हमारे में इतनी ताकत हो तो हम इस बीमारी से लड़ सकेंगे। लेकिन अगेन द होल बॉडी हैज़ टू वर्क टुगेदर ना सर। और यहाँ पर तो ऐसा है, कभी कभी लगता है कि ये हाथ कोई और काम कर रहा है तो ये हाथ कोई और कर रहा है, तो सर किसी और तरफ है और पैर हमें कहीं और ले जाने हैं। बदकिस्मती की बात है जी। थैंक यू। सॉरी, अभी वो बात कर रहे। थैंक यू जी, ओके, थैंक यू जी। हाँ, फरजाना इकराम है हमारे साथ कराची से। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं ये बात करना चाह रही थी कि आप लोगों के जो सुबह मॉर्निंग के प्रोग्राम होते हैं उसमें इवन आपके अपने चैनल पर भी, जबकि हम समझते हैं कि आपका चैनल खासा सोबर प्रोग्राम करता है और ज़रा हटके करता है, लेकिन इसके बावजूद भी सुबह के जो प्रोग्राम होते हैं उसमें जो मेज़बान होती हैं वो इतने डार्क मेकअप के साथ आती हैं। इवन आपके यहाँ जो ऑडियंस होती है वो इतने डार्क मेकअप के साथ होती हैं। अभी तक पाकिस्तान में मेकअप का शऊर नहीं आया। और फिर ये जो मॉर्निंग शोज के तमाम चैनल्स के प्रोग्राम्स करती हैं उसमें उम्र 5 साल कम हो जाए इसके टोटके बताए जाते हैं। कुछ मर्दनुमा औरतें बैठी होती हैं, कुछ खवातीन होती हैं, वो बताती हैं कि कैसे खूबसूरती में इजाफा किया जाए। बहुत पहले ये प्रोग्राम होते थे जब मुस्तंसर हुसैन तारड़ किया करते थे, वहाँ पे भी तो इतनी रेटिंग आती थी ना। अब ये रेटिंग का क्या चक्कर है? मुझे समझ नहीं आता कि किन जोहला ने ये चैनल्स खोले हुए हैं और किसी एक को अक्ल नहीं है। देखिए, खवातीन ही अपने औलाद को, अपने आगे नस्ल को परवान चढ़ाती हैं। ये आप खवातीन को किस तरह की तरबियत दे रहे हैं? ये जो घरेलू खवातीन है, जाहिर है यही इस तरह के अहमकाना प्रोग्राम देखती हैं। तो आप लोग हेलो जी, लाइन ड्रॉप हो गई। डार्क मेकअप, आई डोंट नो कि ये बहुत ध्यान से देखते हैं। मैं इसमें मतलब कोई मेरी स्पेशलाइजेशन, हाँ नहीं, मेरी भी स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो आप कह सकते हैं। इनफैक्ट मुझे, मैं तो इतना नाबलद हूँ कि मुझे इनकी कॉल से पता चला कि डॉन पे भी कोई ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें है तो सही, लेकिन ये डार्क मेकअप और मतलब जहाँ तक कंटेंट की बात है तो हाँ बिल्कुल, आई मीन बहुत लोग रो रहे होते हैं कि कंटेंट रेस लगी हुई है। मेकअप पे मैं कमेंट नहीं कर सकता, मुझे रेस लगी हुई कंटेंट भी ऑलमोस्ट तकरीबन। हालांकि मेकअप हमारा भी होता है लेकिन वो थोड़ा असल में वो तवज्जो दिलानी चाह रही थी भेड़ चाल तो सर वो तो हम। अच्छा, जो मुस्तंसर हुसैन तारड़ की उस जमाने अच्छे दिन थे, शुरू के दिन थे, तो चैनलों को इतना पता नहीं था और रेटिंग का मसला भी नहीं था। बहरहाल रेटिंग से बात हुई। प्रोड्यूसर कह रहे हैं ब्रेक लें, न्यूज़ अपडेट्स का टाइम है। आप न्यूज़ अपडेट्स देखिए, न्यूज़ अपडेट्स के बाद कॉलों का सिलसिला जारी है। वेलकम बैक। आज आपकी कॉलों का दिन है। सज्जाद वाइन साहब हैं लाहौर से। जी सज्जाद सर। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, और आप सबको एडवांस ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत, और आपके अहले खाना को भी और दोस्तों को भी। आप सबके लिए भी मेरे इस तरह के जज्बात हैं, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आज जब ये
मैंने अपने ड्रोन पर देखी कि रहमान मलिक साहब पेशी दे के आए हैं, तो क्या बता सकते हैं कि मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि अंदर क्या बात हुई, वो तो हमें पता भी नहीं है, हमें पता भी नहीं है, लेकिन रहमान मलिक साहब ने जो बाहर आके बताया वो ये बताया कि जी मैंने जो सच था, जो था मेरे पास, जो है वो मैंने सब कह दिया। लेकिन रहमान मलिक साहब पे इतबार कर लें, कुछ कोई ऐसा कोई पहले साहब का उनकी जो है जो सियासत वो आपके सामने, हमारे सामने ही है, तो क्या रिजल्ट क्या आएगा? और दूसरी बात ये है कि मुझे नहीं लगता कि हुकूमत के खिलाफ या जो मजाक वो जमहूरियत का नाम दे रखा था उन्होंने बेनजीर के साथ, नवाज शरीफ साहब ने, हमारे वजीरन साहब ने, वो मजाक हो के रह गया है, मजाक बन के रह गया है। मुझे नहीं ऐसा लग रहा, तो अभी कुछ इतमाद है। जी सज्जाद साहब, आपने जितनी भी बातें की हैं, हमारी खामोशी को अपनी हिमायत समझिएगा। नेक्स्ट मोहम्मद अशरफ साहब हैं कराची से। अशरफ निगाह जनाब तीनों हजरत साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे मैं दो बातें कहूँगा, प्लीज इनसे कहिएगा कि जरा काटे ना प्लीज जी। एक तो ये कि एक मोहतरमा आई थी जो मेकअप के लिए बात कर रही थी, वो एक्चुअली आपका मवाजना सुबह के शो से कर रही थी। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, अगली बात कीजिए। अच्छा, ये बड़ी स्पेसिफिक थी सर। कि एक मोहतरमा ने कहा कि भाई साहब के ये जो लोग हमारे वजीर आला हैं सिंध के, ये वो काम नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, उन मोहतरमा को कह किसने दिया कि ये काम करने के लिए आए? अशरफ भाई एक मैं अर्ज करूं, आप कनसुइयां ना लें, आप अपनी बात कीजिए। अच्छा मैं अपनी बात ये कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब ऐसे ऐसे लोग जमा कर रहे हैं माशाल्लाह से कि उन जी बोले सर। नहीं, मैं इमरान खान की तो कर सकता हूँ ना सर, आपने जिसपे बात करनी है आप करें, मैं से इजाजत क्यों ले रहे हैं? हाँ ठीक है। इमरान खान अगर कराची के अंदर आके और अगर बैठ जाए जरदारी के खिलाफ, किसी के इसका भी करप्शन खोलो और बल्दिया फैक्ट्री का जो है वाकया है वो ओपन करो, खुदा की कसम उसको पंजाब से भी वोट मिलेगा। और आजकल जो काम पे ये लगे हुए हैं, ये फिरदौस आशिक ऐवान और बाबर ऐवान जैसे लोग हैं जिनको जरदारी आधे घंटे तक बाहर खड़ा करता था और उनको नंबर नहीं मिलता था। तो ऐसे मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक लीडरशिप निकल रही है, उसका बेड़ा गर्क कर रही है, एजेंसियां कर रही हैं, या इनके राइट और लेफ्ट वाले कर रहे हैं, या उंगली उठाने वाले कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा ये ईमान है कि ये इलेक्शन का प्रोसेस चाहे कैसा भी हो, DIT कुछ भी रिपोर्ट दे, इस इलेक्शन के प्रोसेस को खुदा के लिए रुकना नहीं चाहिए। ये सिर्फ 3 इलेक्शन और हो जाए, 2 तो हो गए, 3 और हो जाए ना, ये उंगलियां गायब हो जाएंगी सब इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल सही बात है अशरफ साहब, थैंक यू सो मच। इन्होंने बड़ी मज़ेदार बात की है, और मुझे इनकी बात से वो जो पानी का नलका होता है ना, वो जहन में आता है। तुम्हारे सामने बचपन में तुमने देखा नलका जब फिट होता है या ट्यूबवेल भी जब पहली दफा चलता है, तो उसमें से पहले तो गारा निकलता है, बिल्कुल, फिर गदला पानी निकलता है, फिर कुछ देर बाद साफ पानी आना शुरू होता है। तो डेमोक्रेसी का भी यही है, शुरू में जाहिर है गारा कचरा वो निकलेगा, फिर थोड़े लोग रह जाएंगे, गदला वदला पानी होगा। साफ पानी के लिए सब्र करना पड़ता है। गुड, अशरफ साहब आपने बहुत अच्छी बात की। डॉक्टर शाहिद साहब कराची से। हेलो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। अच्छा सर, अगर आपका टीवी ऑन है तो उसको प्लीज बंद कर दें, क्योंकि उसमें डिले है, कंफ्यूज हो जाएंगे। जी सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम। सर आप सुनाए। सर बस आपका प्रोग्राम देखते हैं, बड़ा एंजॉय भी करते हैं, बड़ी इंफॉर्मेटिव भी है। जी जी जी, हेलो। और आप लोगों की आपस की नोक जो वो भी बड़ा इस प्रोग्राम को दोबारा करती है। हाँ, वो 1-2 पॉइंट्स थे जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, बल्कि आपके ओपिनियंस के। जी कुछ चीजें जो हम आजकल के माशरे में देख रहे हैं, या जो हमारी मीडिया हमें दे रहा है हमारी यंग जनरेशन को, आया उसके लिए आप जो है वो क्या कहेंगे कि इसके हक में वोट देंगे कि जो मीडिया हमारी यंग जनरेशन को मॉर्निंग शोज में और इवनिंग्स के अंदर जो दे रहा है, स्पेशली जो हमारे टीनेजर्स हैं,
जो जिसको फॉलो कर रहे हैं। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि आप लोग माशाल्लाह इतने बड़े बड़े नाम हैं, इतने बड़ा बड़ा आपकी सहाफत में, आपके जर्नलिज्म में, आपको कम से कम इस चीज को रिव्यू करना चाहिए, बताना चाहिए कि कोई ऐसा चैनल नहीं है जो कि एजुकेशन, टेक्निकल चीजें, कोई डॉक्टर शाही साहब, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में। आप अगर हमारा प्रोग्राम रेगुलर देखें, मैं आपको यानी वो नहीं कह रहा, क्या कहना चाहिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप हमारा प्रोग्राम रेगुलर देखें तो ये सारी जो सब्जेक्ट्स आपने गिनवाए ना कि इस पे ध्यान दें, इस पे गौर करें, इस पे बात करें, ऑलमोस्ट हम बहाने से इनको गुफ्तगू में ले ही आते हैं। अच्छा, लेकिन ज़ाहिर एक प्रोग्राम में तो नहीं होती। नहीं, और दूसरी जो इनकी बात है, अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो कि एजुकेशनल प्रोग्रामिंग, स्किल्स बेस्ड प्रोग्रामिंग, मसला ये है कि ये कमर्शियल चैनल्स का काम एज सच नहीं है। कमर्शियल चैनल जी सर पैसे बनाने के लिए भी होते हैं मेनली, वो माल लाएंगे जो माल इसके लिए एक शक्ल है कम्युनिटी रेडियो, कम्युनिटी टेलीविजन, पब्लिक टेलीविजन, पैमरा उस पे जो है मेरा ख्याल है वो पूरा बोझ डाल के बैठी हुई है। अब तक मैंने तो नहीं सुना कोई कम्युनिटी रेडियो नहीं, और पीटीवी तो अनफॉर्चुनेटली बेसिकली गवर्नमेंट स्पोक्स लेकिन उस पे आते थे प्रोग्राम, आते थे, अब नहीं आते। हाँ, लेकिन इसकी एक नीश है। हाँ, और उस पे काम हो सकता है अगर कोई करना चाहे। लेकिन इसका हाल है कम्युनिटी रेडियो और कम्युनिटी टेलीविजन, नो प्रॉफिट नो लॉस वाले। जी, ब्रेक ले लीजिए। वेलकम बैक। और अब हमारे साथ लाइन पर हैं अहमद अली साहब पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह जी बिल्कुल जी जी जी। अच्छा जी, ये मैं शोहदाए एटीएस आर्मी पब्लिक स्कूल में जो शहीद हुआ था मोहम्मद उदय रेड्डी का वालिद बात कर रहा हूँ। जी जी ये दुनिया का सबसे बड़ा सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल का था ना जी, मगर अफसोस कि उसके मास्टरमाइंड को पकड़ा जाता है और उसके वादा बनाकर पेश किया जाता है जी। फिर उसको हमारे सामने हीरो की तरह ये कदीम साहब लाते हैं और हमारे सामने बैठ के हंसते हैं और एक इस तरह बैठ होते जैसे ये इंग्लिश फिल्मों का हीरो है जी। ऐसे लोगों को फौरन फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। और ये क्या नाम है, ये आदर लियाकत भाई जो इन लोगों को अपनी जात उसने बता दी कि भाई आप लोग हमारे दो, जब तक हमारे मुल्क एक नहीं हो जाते तो पालचिनार जैसे हजारों मसले हमारे मुल्क में निकल आएंगे। बिल्कुल। अभी ये इंडिया का जो आदमी पकड़ा गया गुलबूस है जो भी है, इसको सरेआम फांसी करा देना चाहिए, क्योंकि अभी ईद आ रही है ना, कल परसों ईद है, लोगों के घरों में खुशी, हमारे घरों में मातम है। सब लोग अपने अपने घर बैठे होते हैं, खुशी मनाते। हम वो बच्चे जो हमारे बच्चे, एक मेरा बच्चा मोहम्मद अजहरी को 13 बुलेट मारे, 13 साल का था, 13 बुलेट मारे। 1 साल पाकिस्तान में रहने के लिए उसको 1 बुलेट सहना पड़ा, सर से लेके पाँव तक। मगर अफसोस कि आज तक उन लोगों का कुछ नहीं बना जी। हमारा मुल्क उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक हम लोग एक नहीं हो जाते। इमरान खान साहब एक साइड पे बैठे होते, इन लोगों ने डरना शुरू किया, नवाज शरीफ साहब पनामा में लगे हुए हैं, इन दोनों की वजह से हमारे बच्चे शहीद हो गए। इन लोगों को आज तक कोई भी ऐसी कोई खास चीज नहीं मिली, कोई इन लोगों को ना इंसाफ मिला ना कुछ मिला। मैं कह रहा हूँ कि खुदारा एक हो जाओ। और हमारा जो ये आर्मी चीफ साहब है, ये बहुत तकड़ा जी हैं, हम इनके साथ खड़े हैं। हमने इंडिया से एक क्रिकेट जीते है, कितनी खुशी हमने मनाए है। ये गुलबूस को सरेआम फांसी करो, इंशाल्लाह मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में बिल्कुल अमन आएगा। इहसान कुत्ते को फांसी करो, इसने हमारे बच्चों को मारे और इनको भी फांसी करो। इन लोगों की ये जो सलीम साहबी ने जो इंटरव्यू किया था, इसको जो है ना ये आमिर लियाकत भाई के सामने बिठाना चाहिए और इसको बेइज्जत करना चाहिए कि तुम एक खवारिज को लाके हमारे मुल्क को हीरो साबित कर रहे हो। अगर उसको फांसी दिया होता तो आज हमारा मुल्क जो है ना बहुत आगे चला गया होता। ये क्या समझ है, इसमें हम जर पकड़ते फिर वो कहते हैं यार वादा माफ गरवा हमें कर दो, हम रिक्वेस्ट भेज देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आर्मी चीफ को रिक्वेस्ट भेज दिया, लोग जो है ना ये मीडिया वाले इसके ऊपर लग जाते हैं। ऐसे लोग, आप लोगों को पता है कि हमारे मुल्क को इन लोगों ने तबाह किया है, तो क्यों टाइम दे रहे हो? इसलिए टाइम दे रहे हो कि हमारे बच्चों को और बच्चों को जो है ना शहीद करना चाहते हो।
हमारा मुल्क उस दिन तबाह हो गया था जिस दिन इन लोगों ने हमारे मुल्क के मुस्तकबिल पर हमला किया था, जब हमारे 144 बच्चे स्टाफ समेत शहीद कर दिए। सारे पाकिस्तान को इन लोगों ने खून से नहलाया है। इन लोगों को माफ नहीं करना चाहिए, मगर पता नहीं कि हमारे ये जो अवाम है इन लोगों को कब होश आएगी। क्योंकि चाइना में एक स्कूल में धमाका होता है, उसके ऊपर क्विक एक्शन होता है, सब कुछ लोग उसको पकड़ लेते हैं। मगर हमारा अफसोस के 144 जानी शहीद हो गए, और जिसने उसको शहीद किया इहसानुल एहसान ने, उसको सामने टीवी पर सलीम साहब भी लेकर आते हैं और उससे पूछते हैं कि फलाना दहशतगर्द किस तरह है, वो अभी ठीक है, उसकी माँ ठीक है, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें पठान नहीं हो। हमारी बदकिस्मत ये है कि पठान दहशतगर्द भी है, कातिल भी है, मकतूल भी है। तो इसके लिए जो है ना, मैं तो और कुछ नहीं कह सकता। और आप सब लोगों को ईद मुबारक। मगर हम तो, हमारा तो ईद नहीं है, हमारा तो कल और परसों ये 4-5 दिन। अहमद अली साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने जज्बात खुल के ज़ाहिर सामने रख दिए, और ज़ाहिर है कि आप जैसे सैकड़ों वालिदैन के ऐसे जज्बात हैं। बात यह है कि इस सानहे को 3 साल हो गए हैं, ज़िंदगी तो नहीं रुकती। आप ज़ाहिर है कि आपका जो दुख है आप ही जान सकते हैं, हम तो शायद एहसास भी ना कर सकें, लेकिन उसके बावजूद ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें, इसलिए कि जो ज़िंदा लोग हैं वो बहरहाल मुर्दों की तरह तो नहीं रह सकते। बस दुआ ही की जा सकती है, ज़िंदगी आपको ना गुजारे, प्लीज़ आप ज़िंदगी करने की कोशिश कीजिए, यही खास। ज़िंदगी तो गुजार रही है ना, मुझे नहीं समझ आती ज़िंदगी इन्हें गुजार रही है। हाँ, लेकिन मतलब जो भी है, जैसे ये बातें भी कर रहे हैं, मगर मैं मतलब तो सोच के काम जाता हूँ कि अगर मैं इनकी जगह में होता तो मैं तो आई वुड नॉट बी एबल टू इवन से दिस। फिर भी और मैं समझ नहीं कर सकता कि जब ये देखते हैं एहसान को टीवी पर, जाहिर है कि जिस तरह इन पे गुजरती है, नहीं हम कैसे बता सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल कोशिश तो करें, अल्लाह सब्र देने वाला है। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।